कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं एमसीक्यू सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस सिलसिले में आज जो है आज का लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉयज ऑफ इंडिया। अब ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, या एसएससी या यूपीएससी या जेकेपीएससी पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो। तो मेरा ये मानना है ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। अब यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इनमें देखना है इन शख्सियत में कौन से ऐसी शख्सियत है जिसको कहा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपके ऑप्शंस में है वेस्ले, आपके ऑप्शंस में है वैरन हेस्टिंग्स, आपके ऑप्शंस में है विलियम बेंटिक और आपके ऑप्शंस में है लॉर्ड कॉर्नवेल। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी वैरिंग हेस्टिंग्स जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इसको कहा जाता है। वैरिंग हेस्टिंग्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके कौन बने? वो बने आपके वैरिंग हेस्टिंग्स। अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो फिर होता आपका रॉबर्ट क्लिव। यानी रॉबर्ट क्लिव जो था ना ये था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हम बात करेंगे फिर आ जाएगा आपका वैरिंग हेस्टिंग्स, लेकिन अगर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करेंगे फिर आ जाएगा आपका रॉबर्ट क्लिव। हाँ, और एक बात, अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे फिर आ जाएगा आपका विलियम बेंटिक। कौन से भाई साहब आ जाएंगे? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, और वैरिंग हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, और रॉबर्ट क्लिव जो थे वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे ना, ये आप कैसे याद रखोगे? इसके लिए मैंने एक ट्रिक लाई है और ट्रिक के जरिए आप ये कम से कम 5 या 10 सेकंड्स में इनको आप याद कर सकते हो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। तो सबसे पहले आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वो थे आपके वैरिंग हेस्टिंग्स, जो भी हमने देखा कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वैरिंग हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवेल, उसके बाद आते हैं आपके सर जॉन शोर, उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड वेस्ले, उसके बाद आते हैं आपके सर जॉर्ज पालो, उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो वन, उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स वन, उसके बाद आते हैं लॉर्ड एमर्स्ट, उसके बाद आते हैं आपके विलियम बेंटिक। यानी विलियम बेंटिक जो होते हैं ना ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर यही बन जाते हैं आपके विलियम बेंटिक, ये भाई साहब, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक कैसे वो देखिए, पहले ट्रिक देखिए, ठीक है। ट्रिक क्या है? हज चले जाओ वकार भाई। देखो वकार भाई एक ऐसी शख्सियत है और इसको मैं बोल रहा हूं, आप हज चले जाओ वकार भाई, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे? हज चले जाओ वकार बाय, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे? तो ये है सिंपल ट्रिक। अब इसको कैसे देखो, सिंपली अगर आप देखोगे ना, हज चले जाओ वकार बाय, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। हज चले जाओ वकार बाय, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। तो यहां पे देखो, वैरिंग हेस्टिंग्स से आपका आ जाएगा हज, हज से आएगा आपका वैरिंग, चले से आ जाएगा कॉर्नवेल, जाओ से आएगा सर जॉन शोर, और वकार से आएगा वेस्ले, उसके बाद बाय से आएगा बार्लो, मुस्लिम से आएगा मिंटो, हो से आएगा हेस्टिंग्स, आप से आएगा एमर्स्ट और बोलो से आएगा विलियम बेंटिक। तो इसके जरिए आप जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है याद कर सकते हो। क्या? हज चले जाओ वकार बाय, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। हज वैरिंग चले, कॉर्नवेल जाओ, साजन शोर वकार, तो आ जाएगा आपका वेस्ले, बाय आएगा बार्ले, मुस्लिम आएगा मिंटो, हो आ जाएगा हेस्टिंग्स, ऑफ एमर्स्ट और बोलो आ जाएगा बेंटिक, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हु अबॉलिश्ड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लिव। अब इनमें से हमें बताना है कि किसने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया? अबॉलिश किया। जो किसने लाया था? रॉबर्ट क्लिव ने लाया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने? रॉबर्ट क्लिव ने। अब इनमें हमें बताना है कि खत्म किसने किया है। आपके ऑप्शंस में वेस्ले, आपके ऑप्शंस में वैरिंग हेस्टिंग्स, आपके ऑप्शंस में विलियम बेंटिक, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड कॉर्नवेल। तो अगर इसका राइट आंसर देखेंगे ना, बताइए राइट आंसर 1 2 3 4। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी वैरिंग हेस्टिंग्स। वैरिंग हेस्टिंग्स क्या करते हैं? ये आपके ड्यूअल सिस्टम को खत्म करते हैं। जो किसने लाया था? रॉबर्ट क्लिव ने। रॉबर्ट क्लिव कौन थे? आपके फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लिव क्या करते हैं? एक ड्यूअल सिस्टम लाते हैं, और वैरिंग हेस्टिंग्स जो कि आपके होते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। रॉबर्ट क्लिव गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, वैरिंग हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, और वैरिंग हेस्टिंग्स इसको खत्म करते हैं। अब ड्यूअल सिस्टम क्या था मैं समझाता हूं। देखो क्या था ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम में आपके दो चीजें थे, एक तो आपका था दीवानी, क्या था? दीवानी, ये वो दीवानी नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका था निजामत,
क्या था आपका? निजामत। तो निजामत और दीवानी क्या था? दीवानी था राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये राइट। और दूसरा था निजामत, जिसको हम कहते थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, इसको बोलते थे हम दीवानी, ठीक है। निजामत को क्या बोलते थे? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसने लाया था? रॉबर्ट क्लिव ने लाया था। यानी रॉबर्ट क्लिव का मानना यह था कि अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज बाबू जो थे ना, गवर्नर जो थे ना, वो क्या करेंगे? वो लोगों से कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, वो लोगों से कलेक्ट करेंगे टैक्सेस, ठीक है। हाँ, हमल करेंगे ऐश, ये था किसका मानना था? रॉबर्ट क्लिव का, ठीक है। लेकिन अब निजामत, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा? ये चलाएंगे ये नवाब भाई साहब, नवाब भाई साहब चलाएंगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, लूटेंगे हम, चलाएगा कौन? चलाएंगे ये नवाब। ये नवाब किस काम के लिए बैठे? ये नी को बोलो चला। लूटना तो ब्रिटिश को है ना, लूटना तो हमको है ना। ये कौन कह रहे? ये कह रहे आपके रॉबर्ट क्लिव। यही था आपका कौन सा? ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीजें, क्या क्या था? दीवानी मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। किनसे? लोगों से। वो कौन कलेक्ट करता था? वो कलेक्ट करते थे आपके गवर्नर्स, ब्रिटिश गवर्नर्स। और दूसरा क्या था? निजामत, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? वो देखता था कौन? वो देखते थे आपके नवाब। तो यहां पे इस सिस्टम को खत्म किया किसने? वेरिंग हेस्टिंग्स। इस ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म किया वेरिंग हेस्टिंग्स। इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अब हम इस वेरिंग हेस्टिंग्स के बारे में और जानेंगे थ्रू आवर सुपर कंटेंट। देखो यहां पे हम बात करेंगे वेरिंग हेस्टिंग्स की। वेरिंग हेस्टिंग्स की जब हम बात करते हैं ना, तो वेरिंग हेस्टिंग्स है आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बन जाते हैं, वो बन जाते हैं वेरिंग हेस्टिंग्स एक एक्ट के जरिए। एक्ट कौन सा एक्ट है? आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहले आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझना है। देखो हुआ क्या? हुआ ये, जो भी इंप्लॉइज काम कर रहे थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट किया वहां पे। क्या किया? प्राइवेट ट्रेड। और प्राइवेट ट्रेड से क्या करते थे? प्राइवेट ट्रेड से वो जो भी पैसे आते थे ना अपने पॉकेट में रखते थे, और वो फिर वो जाते थे, जब इंग्लैंड जाते थे ना, और इंग्लैंड में अपनी जो लाइफ है ना वो किन की तरह जीते थे? नवाब्स की तरह। और इंग्लैंड और लंदन में अगर हम बात करेंगे, या ब्रिटेन में अगर हम बात करेंगे, इनको कहा जाता था वहां पे नबोब्स। क्या कहा जाता था? नबोब्स। नबोब क्या है? बेसिकली नबोब है इंग्लिश वर्जन ऑफ नवाब्स। यानी नवाब जो यहां पे थे ना, वो अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं? वो अपनी लाइफ ऐशो आराम से गुजारते हैं। तो इसी हिसाब से जो इंप्लॉइज काम कर रहे थे कहां पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में। उन्होंने क्या किया? वहां पे प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट किया वहां पे। इससे क्या हुआ? इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, और ये जब जाते थे लंदन, ब्रिटेन, इंग्लैंड में जब चले जाते थे ये, तो वहां पे अपनी लाइफ जो है वो कैसे गुजारते थे? ऐशो आराम से गुजारते थे। तो उनको वहां पे कहा जाता था नबोब्स। गॉट माई पॉइंट? अब यहां पे क्या? यहां पे देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन थी, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयज ने क्या किया? जो वहां पे काम कर रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट किया, तो बहुत ज्यादा करप्शन थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हुई थी। तो इस सिलसिले में यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट को ओवरऑल करने के लिए, या यूं कहे तो रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773। जब रेगुलेटिंग एक्ट आपका लाया जाता है ना, तो उसी हिसाब से फिर जो गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, उसकी जगह अब से क्या बनेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या होते थे? गवर्नर्स ऑफ बंगाल। तो उसमें पहले आपके गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लिव। गॉट माय पॉइंट? अब क्या होगा? अब गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, बल्कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। किस एक्ट की वजह से? रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से। तो रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली क्या था? ये सिंपली एक्ट था जिसकी वजह से जो भी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना, उनको मैनेज किया जाएगा, और साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरऑल किया जाएगा थ्रू दिस एक्ट, ठीक है। अब और एक पॉइंट ये है कि इंडिया, अगर हम देखेंगे ना, इंडिया में जो है सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, और किसने किया? इसी वेरिंग हेस्टिंग ने किया। कब? 1773 में। अगर पहले देखेंगे ना, पहले जो यहां पे सुप्रीम कोर्ट जब एस्टैब्लिश किया गया, तो वहां पे कितने जस्टिस थे? आपके 4 जस्टिस थे। और चीफ जस्टिस कौन बन गए पहले इंडिया के? सर एलिजा एम्पे। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, ड्यूअल सिस्टम को खत्म किया गया। मैंने पहले ही बोला कि रॉबर्ट क्लिव ने ड्यूअल सिस्टम लाया था, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट, जो कौन? वेरिंग हेस्टिंग्स है, ये इस ड्यूअल सिस्टम को खत्म करते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एस्थेटिक सोसाइटी जो है बंगाल की, उसको बनाया जाता है फॉर किन के लिए? लोगों के जो मसाइल थे, जो सोशल इश्यूज थे, उनको देखने के लिए। अब ये बनाते कौन है? ये बनाते हैं यहाँ पे विलियम जोन्स जो है वो फाउंड करते हैं, लेकिन किसके टेन्योर में? वेरिंग हेस्टिंग्स के टेन्योर में। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मदरसाज क्या होते हैं? जहां पे मुस्लिम एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो मदरसाज जो है खोले गए। तो पहला मदरसा कहां पे खोला गया? कलकत्ता में, फॉर मुस्लिम्स के लिए। और साथ ही साथ पहले होती थी कैपिटल मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से इसको कहां शिफ्ट किया? कलकत्ता। किसने शिफ्ट किया? आपके वेरिंग हेस्टिंग्स ने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि प्रोहिबिट द यूज ऑफ दस्तखत। अब ये दस्तखत क्या है? दस्तखत बेसिकली थी लाइसेंस
टू लाइसेंस फॉर ट्रेडिंग के लिए, या यूं कहे ये एक परमिट था, परमिट टू ट्रेड, परमिट टू ट्रेड। ये एक लाइसेंस थी जिसके हिसाब से आपको एक परमिशन मिलती थी कि आप ट्रेड कर सकते थे। सिंपली लाइसेंस टू परमिट ट्रेड मतलब क्या होता, आपको जब ये लाइसेंस मिलती थी ना, अगर आपको 10 तक मिलता था ना, तो अगर आप 10 तक आपको मिलता था तो आप ट्रेड कर सकते थे। तो अब क्या हुआ, अब देखा गया कि 10 तक ये अपने पास रखते थे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एम्प्लॉइज थे ये खुद ट्रेड करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे। तो उससे क्या हुआ था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हुई थी। तो अब इस 10 तक सिस्टम को खत्म किया जाता है, और करता कौन है, आपके वैरिंग हेस्टिंग्स। करता कौन है, वैरिंग हेस्टिंग्स। लेकिन क्या हुआ, वैरिंग हेस्टिंग्स के खिलाफ जो है मुकदमा, इंपीचमेंट मुकदमा जो है, अगर हम देखेंगे इंपीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई किसके खिलाफ, वैरिंग हेस्टिंग्स। क्यों, क्योंकि कहा गया कि जो वैरिंग हेस्टिंग्स है करप्शन में इन्वॉल्व था, तो लंदन में इसके खिलाफ जो है मुकदमा चला गया था अगेंस्ट फॉर इन केस ऑफ करप्शन, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा करप्शन की थी इसी रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे हमारे वैरिंग हेस्टिंग्स, इसके जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपने समझा। पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। किसको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। आपके ऑप्शंस में वेल्सले, आपके ऑप्शंस में वैरिंग हेस्टिंग्स, आपके ऑप्शंस में विलियम बेंटिक, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड कॉर्नवेल। तो अगर हम देखेंगे फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहा जाता है, वो है आपके ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड कॉर्नवेल की। अगर हम बात करेंगे, लॉर्ड कॉर्नवेल को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। अब हम और जानेंगे लॉर्ड कॉर्नवेल के बारे में थ्रू आवर सुपर कंटेंट। यहां पे जानेंगे लॉर्ड कॉर्नवेल के बारे में थ्रू आवर सुपर कंटेंट। देखो, लॉर्ड कॉर्नवेल की जब हम बात करते हैं ना, सबसे पहले ये क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बंगाल में। अब ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, ये इसको अच्छे से समझेंगे। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली क्या था, यहां पे इसको अच्छे से समझेंगे। ये आपका एक, इसको कहा जाता था जमींदारी सिस्टम। ये था 3 टायर सिस्टम। क्या था, 3 टायर सिस्टम। यहां पे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, फिर होते थे आपके जमींदार, और फिर होते थे आपके फार्मर्स। अब क्या किया जाता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो लैंड की एक्शन करती थी, ऑक्शन लैंड की। ठीक है, अब जब जमींदार को लैंड मिलता था ना, जमींदार खुद जो है वो कल्टीवेट नहीं करते थे, यानी उस पर जो भी कल्टीवेट करना होता था ना, किस पे, लैंड पे, वो किन को देते थे, वो फार्मर्स को देते थे। अब फार्मर्स जो भी क्रॉप्स करते थे, ये कल्टीवेट करते, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, तो फिर क्या होता था, फिर जमींदार इनसे लेते थे, इनसे लेते थे ना, मतलब जो भी इन्होंने कल्टीवेट किया होगा, तो 1/3 सिस्टम ये देते थे किनको, 1/3 ऑफ, उससे ज़्यादा देते थे किनको, जमींदार को। फिर जमींदार अल्टीमेटली जो होता था, जमींदार के पास जो होता था, तो जमींदार फिर किनको देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। यानी यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जिनकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी ना, वो होती थी फार्मर्स की। किनकी होती थी, फार्मर्स की, क्योंकि पहले जमींदार फार्मर्स को लूटते थे। ठीक है, फिर जमींदार जो होते हैं ना, वो अपने पास ही रखते थे, फिर थोड़ा कुछ बचा कुचा और किनको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो यही था आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो इंट्रोड्यूस किसने किया था, जो इंट्रोड्यूस किया था आपके लॉर्ड कॉर्नवेल ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड कॉर्नवेल ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया 1793 में ये इंट्रोड्यूस करता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, ये बेसिकली एक मेथड था जिसके जरिए क्या किया जाता था, रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम द फार्मर्स। कलेक्ट कौन करता था, जमींदार फार्मर्स से कलेक्ट करते थे, और फिर जमींदार किसको देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाए, आप वो देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा हम इनको टच कर लेंगे कि है क्या ये। तो अब आपने जाना कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली एक क्या था, एक सिस्टम था जिसके जरिए रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था से, फार्मर्स से, और करता कौन था, जमींदार। फिर जमींदार किनको देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी यहां पे कोई कनेक्शन नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फार्मर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं थी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। डायरेक्टली कौन थे इन्वॉल्व, यहां पे डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और जमींदार और फार्मर्स आपके डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। वही था आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो कहां पे लाया गया था, पहले बंगाल में। कब, 1793 में। लाता कौन है, आपके लॉर्ड कॉर्नवेल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा ये कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसको कहा जाता है, यहां पे फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवेल को, क्योंकि यहां पे सिविल सर्विस जो थी ना, वो लंदन में स्टार्ट की गई थी। तो फिर यहां पे भी किया गया था कौन सा, आपका सिविल सर्विस, जो कि अभी जिसके जरिए जो होते हैं ना, आप सिंपली देख रहे हो कि अभी यूपीएससी एग्जाम्स करता है फॉर सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि थे भाई किसके, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उसके भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये पहले पर्सन जो होते थे जो क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विस।
सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है ना, वो पहले पर्सन कौन थे आपके जो क्वालिफाई करते हैं? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो दो चीजें आपने यहाँ पे जानी लॉर्ड कॉर्नवेल के बारे में, एक तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और दूसरा कौन सा कि इसको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, क्योंकि इसने सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस इंडिया में किया था। और इसके सिलसिले में जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो पहले पर्सन बन जाते हैं जो क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विस। गॉट माय पॉइंट? हाँ, आगे जाएंगे। आगे ये कि पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना वो क्रिएट किया किसने? इसी लॉर्ड कॉर्नवेल। नो डाउट अगर आप देखोगे आपका सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश किया जाता है? 1774 में। करता कौन है? आपके वैरिंग हेस्टिंग्स। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज जो पोस्ट है वो क्रिएट कौन करता है? आपके लॉर्ड कॉर्नवेल। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पुलिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये क्वेश्चन डालता क्या कि रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे रिऑर्गेनाइजेशन होती है और रिऑर्गेनाइज कौन करते हैं? आपके लॉर्ड कॉर्नवेल। कैसे? ये एस्टेब्लिशमेंट करते हैं थानाज की, यानी अभी आप देख रहे हो ना पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी, यानी पुलिस स्टेशन एंड पुलिस पोस्ट जो आप देखते हो ना, तो वो पुलिस स्टेशन किसकी देन है? आप वो किसने एस्टैब्लिश किए? पहले लॉर्ड कॉर्नवेल ने किया। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम कांस्टेबल एग्जाम्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम ना तो मुझे नहीं लग रहा डालेगा, लेकिन अगर मैं होता तो मैं डाल देता। ठीक है। हाँ। और एक इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट पर्सन जो कोडिफाई करता है लॉज, क्या करता है? सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को किसके साथ? जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को सेपरेट करता है आपके लॉर्ड कॉर्नवेल। वो लॉर्ड कॉर्नवेल एक ऐसे पर्सन थे जो कि सब कुछ लाता था अंडर कंपनीज रूल, यानी वफादार थे अंग्रेजों के, ये सब कुछ अंडर कंपनीज रूल ही लाता था आपके लॉर्ड कॉर्नवेल। अब लॉर्ड कॉर्नवेल के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता है, जो इसने लाया 1793 में बंगाल में। ठीक है। और साथ ही साथ फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, और साथ ही साथ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस के लिए इसको माना जाता है। आगे जाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडियरी एलायंस। यहां पे ऑप्शंस में आपके वेस्ले, ऑप्शंस में आपका वैरिंग हेस्टिंग्स, ऑप्शंस में आपका विलियम बेंटिक, ऑप्शंस में आपका कॉर्नवेल। तो आप बताइए इसका आंसर, कौन इंट्रोड्यूस करता है सब्सिडियरी एलायंस? वेल्लेस्ले करते हैं, वैरिंग हेस्टिंग्स करते हैं, विलियम बेंटिक करते हैं, या कॉर्नवेल करते हैं? 1 2 3 4। तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे ना, वो होते हैं आपके वेस्ले, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। लॉर्ड वेस्ले जो होते थे वो आपके क्या कर रहे हैं? सब्सिडियरी एलायंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये सब्सिडियरी एलायंस क्या है, लॉर्ड वेस्ले के बारे में और सब्सिडियरी एलायंस के बारे में जानेंगे थ्रू वर्ड सुपर कंटेंट। यहाँ पे जानेंगे हम लॉर्ड वेस्ले के बारे में, जो कि आप कह रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखो लॉर्ड वेस्ले क्या करते? लॉर्ड वेस्ले को कहा जाता है टाइगर ऑफ बंगाल। क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ बंगाल। क्योंकि टीपू सुल्तान जो होते हैं ना, टीपू सुल्तान की डेथ ही होती है इसी के पीरियड में। ठीक है ना। जो भी मैसूर वार्स होते हैं ना आपको, तो उनको सप्रेस करता है यही लॉर्ड वेस्ले, इसलिए इसको कहा जाता है टाइगर ऑफ बंगाल। अब दूसरी बात कि ये इंट्रोड्यूस करते हैं सब्सिडियरी एलायंस। अब सब्सिडियरी एलायंस क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है आपका सब्सिडियरी एलायंस, ये जानना है। देखो हुआ क्या, सब्सिडियरी एलायंस बेसिकली एक पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड वेल्स ने। इसके हिसाब से जो इंडियन रूलर्स थे ना, कौन भाई साहब? इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब लॉर्ड वेस्ले भाई साहब बोल रहे हैं इनको, इंडियन रूलर्स मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन बदले में जो ब्रिटिश आर्मी पे जो खर्चा लगेगा ना आपको वो पे करना पड़ेगा। ये था आपका सब्सिडियरी एलायंस। यानी सब्सिडियरी एलायंस के हिसाब से इंडियन रूलर्स वर प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश आर्मी बट दे हैड टू पे फॉर देयर मेंटेनेंस। यानी इंडियन रूलर्स जो थे उनको प्रोटेक्ट करेगी ब्रिटिश आर्मी, लेकिन ब्रिटिश आर्मी पे जो खर्चा लगेगा वो कौन पे करेगा? वो करेगा इंडियन रूलर्स पे करेंगे। वही था आपका सब्सिडियरी एलायंस। तो इस हिसाब से पहला ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहला कौन सा ऐसा स्टेट था या पहला कौन सी ऐसी टेरिटरी थी जिसने क्या किया था, जिसने निजाम ऑफ हैदराबाद, जिसने सब्सिडियरी एलायंस जो है वो साइन की? तो वो है आपका निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इसी सिलसिले में 1798 में क्या होता है? निजाम ऑफ हैदराबाद, यानी हैदराबाद में कौन थे? निजाम। हैदराबाद में जो निजाम थे ना वो पहले शख्सियत बनते हैं जो और करते हैं करते हैं साइन सब्सिडियरी एलायंस। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि सब्सिडियरी एलायंस पहला कौन सा स्टेट था या पहला कौन सा रूलर था जिसने क्या किया, जिसने आपका जो है सब्सिडियरी एलायंस जो है वो साइन की थी? तो कौन है? आपके निजाम ऑफ हैदराबाद। यानी हैदराबाद पहला आपका स्टेट बनता है जो क्या करता है? सब्सिडियरी एलायंस को जो है वहां के निजाम जो है वो साइन करते हैं। ठीक है। अब फिर और बाकी भी करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी यानी ये पैरामाउंटसी मतलब सुप्रीम, सबसे सुप्रीम जो है ना, अब कौन रहेगा? आपका गवर्नर जनरल जो होगा वो सुप्रीम होगा, यही होती है पैरामाउंटसी। और ये भी इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? ये भी आपके लॉर्ड वेस्ले ही करते हैं। सब्सिडियरी एलायंस तो करते ही करते और पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी भी करते हैं। ठीक है। और टीपू सुल्तान को यही डिफीट देते हैं लॉर्ड वेस्ले, इसलिए इसको कहा जाता है टाइगर ऑफ बंगाल। ठीक है। हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना उसकी फाउंडेशन, उसकी संग बुनियाद भी रखते हैं कौन? आपके लॉर्ड वेस्ले। तो ये थे आपके लॉर्ड वेस्ले। आगे जाएंगे, देखो यहां पे देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग हुज टेन्योर द वेल्लोर म्यूटिनी टुक प्लेस। किसके दौर में वेल्लोर म्यूटिनी जो है हुई थी? यहां पे आपके ऑप्शंस में लॉर्ड हेस्टिंग्स फर्स्ट, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, आपके ऑप्शंस में सर जॉर्ज बार्लो और आपके ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या रखिए? किसके दौर में वेल्लोर म्यूटिनी यहां पे हुई थी?
यानी कौन से गवर्नर जनरल ऐसे थे जिसके दौर में वैल्यू म्यूटिनी जो हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो वन या सर जॉर्ज बॉलो? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी सर जॉर्ज बार्लो के दौर में यहाँ पे वैल्यू म्यूटिनी हुई थी। अब हम सर जॉर्ज बार्लो के बारे में जानेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग फर्स्ट के बारे में जानेंगे, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में जानेंगे थ्रू वर्ड्स सुपर कंटेंट। देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? सर जॉर्ज बार्लो के बारे में। देखो सर जॉर्ज बार्लो जो होते हैं ना, ये आपके होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसी के दौर में क्या होती है? वैल्यू म्यूटिनी। अब ये क्वेश्चन आता रहता है कि वैल्यू म्यूटिनी कब हुई है? वैल्यू म्यूटिनी पहले इसका डेट हमें याद रखना है कि 1806 में, 1806 में वैल्यू म्यूटिनी होती है और तमिलनाडु में होती है। और ये पहली लार्ज स्केल म्यूटिनी होती है जो बाय इंडियन सिपोइज अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। नो डाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर हम उसकी देखेंगे ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे स्टार्ट होता है, वो भी इंडियन सोल्जर जो होते हैं ना, वो भी करते हैं अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उससे पहले और एक रिवोल्ट होता है, छोटी एक म्यूटिनी होती है जिसको कहा जाता है विलोर म्यूटिनी, जो 1806 में हुई थी। देखो क्या हुआ था, हुआ ये कि जो भी काम कर रहे थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। रीज़न ये था कि पहले हिंदूज का देखते, हिंदूज को प्रोहिबिट किया जाता था फ्रॉम वेयरिंग द रिलीजियस मार्क्स ऑन देयर फोरहेड। देखो अगर आप देखोगे हिंदू रिलीजन में, हिंदू मजहब में क्या है कि फोरहेड जो होता है ना, वहाँ पे एक मार्क होता है, टीका होता है ना, तो वो जो है हमारे हिंदू भाई जो है वो लगाते हैं, ठीक है। हाँ, और अगर हम मुस्लिम्स की बात करेंगे, मुस्लिम्स जो होते हैं ना, एज़ पर इस्लाम जो हम बियर्ड होती है ना हमारी, हमें ये शेव नहीं करनी चाहिए एज़ पर इस्लाम, ठीक है। हमें ये नहीं करनी चाहिए, अगर हमने किया तो गुनाह होंगे। तो ये एज़ पर इस्लाम जो है इस्लाम अलाउ नहीं करता है, कहते इसको इस्लाम अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब सिक्स क्या होते हैं? सिक्स जो होता है उनका जो होता है एज पर देयर रिलीजन, तो वो टर्बन जो है वो वियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू म्यूटिनी क्यों हुई, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू म्यूटिनी आपकी कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में 1806 में। तो पहले हिंदू भाई जो होते हैं इनको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप जो है फोर हेड पर आप जो है ये मार्क लगाओगे, टीका लगाओगे, ठीक है। अब दूसरे जो होते हैं हमारे मुस्लिम भाई जो होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें बियर्ड जो है रखनी है एज पर इस्लाम, हम बियर्ड जो है उसको शेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस्लाम हमें अलाउ नहीं करता है कि हम बियर्ड जो है उसको जो है शेव करें, तो ठीक है। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो होते हैं ना मुस्लिम्स को जो है उनको कहा जाता है कि आप ना शेव करो, आप बियर्ड नहीं रख सकते, ठीक है। और सिख जो होते हैं उनको बोला जाता था कि आप टर्बन जो है नहीं लगा सकते हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं ना सिख्स, हिंदूज, मुस्लिम्स के। तो इसी खिलाफ एक म्यूटिनी स्टार्ट होती है, जिस म्यूटिनी का नाम रखा गया वैल्यू म्यूटिनी। कब स्टार्ट होती है? 1806 में। अब किसके दौर में होती है? सर जॉन बार्लो। तो सर जॉन बार्लो के अगर हम देखेंगे उसके वक्त में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि वैल्यू म्यूटिनी कब हुई या कैसे हुई, और यूजुअली आता है कि कब हुई, 1806 में हुई। कहाँ पे? तमिलनाडु में हुई। अब आपका लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट देखते हैं। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट क्या होता है? उसके दौर में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो होता है ना, पहले क्या किया जाता था, पहले ब्रिटिशर्स जो होते थे वो कब्जा किस पे करते थे? पंजाब पे। फिर एक ट्रिटी होती है ब्रिटिशर्स जिनके बीच में, रणजीत सिंह के बीच में होती थी, कौन सी? ट्रिटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ चार्टर एक्ट जो है ना 1832 वो पास किया जाता है लॉर्ड मिंटो के वक्त में। और लॉर्ड हेस्टिंग फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट है, उसमें क्या होता है कि एंग्लो नेपाल वार, यानी नेपाल के साथ वार किया जाता है, एक वार होता है वहाँ पे एक ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ संगोली। तो वो भी होती है कब? जब आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स फर्स्ट होते हैं। हाँ, योटवेरी सिस्टम, जैसे आपका जमींदारी सिस्टम था ना, वैसे आपका योटवेरी सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब जमींदार इन्वॉल्व नहीं होते, ये होता है टू टायर। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और होते हैं आपके फार्मर्स, ठीक है। वो किसमें? योटवेरी सिस्टम है। आई होप कि आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर अंडरस्टैंड नहीं किया अच्छे से, मेरे वीडियोस ऑलरेडी है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे, मैंने वीडियोस जो है रखे हैं, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैंने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे आप इनको देख सकते हो। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि कौन से गवर्नर रहे हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से आपके हैं चार्ल्स मैटके, ऑप्शंस में आपके विलियम बेंटिक, ऑप्शंस में आपके लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग्स, ऑप्शंस में आपके लॉर्ड कैनिंग। अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका आ जाएगा, यानी विलियम बेंटिक जो होते हैं वो बन जाते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वेरिंग हेस्टिंग्स क्या थे? ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? ये थे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। यानी इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है आपके? विलियम बेंटिक, ठीक है ना। अब हम यहां पे जानेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। देखो अभी हमने जाना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में हमने क्वेश्चंस किए थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम देख रहे हैं, तो उसमें पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो आएगा वो आपका आएगा विलियम बेंटिक। पहले आता है आपका विलियम बेंटिक, दूसरा आता है चार्ल्स मैटके, फिर आता है लॉर्ड एक्लैंड, फिर आता है आपका लॉर्ड एलन बोरो, फिर आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग, फिर आता है आपका डलहौजी और फिर आता है आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर आता है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो एक एक करके जानेंगे। देखो सबसे पहले अच्छे से जान लेना, यहां पे एक ट्रिक के साथ हम इनको याद कर सकते हैं।
जैसे हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किए थे ना याद, तो वैसे हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। तो वहां पे हमने बोला था हट चलिए जाओ वकार भाई, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे, वैसे ही बोला था हमने। तो यहां पे क्या है, यहां पे आया है वी मेट एट एलूरा एंड हैड दाल चावल। वी मेट एट एलूरा एंड हैड दाल चावल। एलूरा कहां पे, ये आपका महाराष्ट्र में, यानी हम मिले महाराष्ट्र में और वहां से हमने क्या ली, दाल और चावल लिया। बस ये ट्रिक है आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया याद रखने के लिए। वी से आएगा विलियम बेंटिक, मैट से आएगा मैट कैफी, एड से आएगा ऑकलैंड, एलूरा से आएगा एलन बरो, हैड से आएगा आपका हैडिंग, दाल से आएगा आपका डैलहूजी और चावल से आपका आएगा कैनिंग। ठीक है, तो वी मेट एट एलूरा एंड हैड दाल चावल। वी विलियम बेंटिक, मैट केफ, एट ऑकलैंड, एलूरा एलन बोरो, हैड हार्डिंग, डैलहूजी, चावल कैनिंग। तो वी मेट एट एलूरा एंड हैड दाल चावल। इससे आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो याद रख सकती हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हु एबॉलिश्ड द सती सिस्टम इन 1829। यानी 1829 की अगर हम बात करेंगे ना, सती सिस्टम को एबॉलिश किया गया इंडिया में। ठीक है, अब कौन से गवर्नर जनरल ऑफ के रहे हैं जिसने सती सिस्टम को एबॉलिश किया 1829 में। आपके ऑप्शंस में आप देखोगे चार्ल्स मैटकैफ, आपके ऑप्शंस में आपका विलियम बेंटिक, आपके ऑप्शंस में आपका लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग्स और आपके ऑप्शंस में लॉर्ड कॉर्नवेल, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे ना कि सती सिस्टम को यहाँ पे एबॉलिश करते हैं आपके विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, कौन से, विलियम बेंटिक। क्योंकि विलियम बेंटिक जो है ना वो गवर्नर जनरल बनते हैं आपके 1828 में, और 1829 में ये क्या करते हैं, ये सती सिस्टम को खत्म करते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अब हम और जानेंगे विलियम बेंटिक के बारे में थ्रू अवर सुपर कंटेंट। अब यहां पे देखो ये है भाई साहब विलियम बेंटिक, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है एंड नून फॉर सोशल रिफॉर्म्स। अब नून फॉर सोशल रिफॉर्म्स, क्यों ये सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं वो हम आगे समझ लेंगे। सबसे पहले सती सिस्टम को क्या किया इसने, खत्म किया। सती सिस्टम क्या होता था, अगर कोई किसी भी जो भी हमारी हिंदू सिस्टर होती ना, इसका अगर शौहर जो होता था ना मारता था, तो फिर वो जो होती ना हिंदू सिस्टर, तो उसको भी जलाया जाता था। यानी पहले उसके शौहर को तो जलाया जाता ही था जब वो मारते थे, तो फिर जो उसकी बीवी होती थी हमारी सिस्टर, तो उसको भी क्या किया जाता था, वो उसको भी जलाया जाता था। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका सती सिस्टम। लेकिन सती सिस्टम को क्या किया गया, सती सिस्टम को खत्म किया गया, और किसने किया, आपके विलियम बेंटिक ने किया। कब, 1829 में। उसने क्या कहा, उसने कहा ये एक समाजी बुराई है, ठीक है, ये एक सोशल इवेल है, इस सोशल इवेल को खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसने सती को एबॉलिश किया 1829 में। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि सती सिस्टम को कब एबॉलिश किया गया, 1829 में। किसने एबॉलिश किया, आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है, आपके विलियम बेंटिक ने किया। ठीक है, हाँ। अब दूसरा है ठग सिस्टम जो है ना, ठग सिस्टम भी इसने सप्रेस किया। किसने, विलियम बेंटिक ने। और साथ ही साथ विलियम बेंटिक को कहा जाता है फादर ऑफ अ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, फादर ऑफ अ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। देखो विलियम बेंटिक एक ऐसी शख्सियत थी, अगर हम देखेंगे ना कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया। किसने वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ अ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज को करते हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और इसी सिलसिले में जो होता है ना, चार्टर एक्ट 1833 में आता है, क्योंकि जब चार्टर एक्ट 1833 में आता है ना, वहाँ से आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता है ना, उसकी जगह अब होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे आपने रेगुलेटिंग एक्ट 7033 में देखा ना, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया गया 7073, जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो उससे गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है ना, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद क्या आता है, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये एक्ट किस एक्ट के जरिए लाया जाता है, इसी चार्टर एक्ट 1833 के जरिए आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले कौन बन जाते हैं, आपके विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हु इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। यहाँ पे ऑप्शन है चार्ल्स मैटकेफ, विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हैडिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ऑप्शन ए, यानी चार्ल्स मैटकेफ को कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। क्यों, क्योंकि ये एक लॉ लाते हैं, प्रेस लॉ, प्रेस लॉ लाते हैं या प्रेस एक्ट लाते हैं। अब उस एक्ट के हिसाब से जो भी रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, कहाँ, किस पे, वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स पे, या यूं कहे कि आप अगर पब्लिश करते ना किस में, वर्निकुलर लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश के बगैर जो भी हमारी वर्निकुलर लैंग्वेज जो इंडिया की थी, चाहे आप हिंदी का हो, उर्दू का हो, अगर उसमें कुछ आप पब्लिश करते थे ना इन वर्निकुलर लैंग्वेज में, वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स में, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप नहीं था, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था। फिर क्या आते हैं, फिर आते हैं आपके चार्ल्स मैटकेफ, और ये लाते हैं प्रेस लॉ, और प्रेस लॉ के हिसाब से आप पब्लिश कर सकते थे किन में, इन वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स में। तो इसीलिए लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता है, चार्ल्स मैटकेफ को, जो कि आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं।
अब ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड लाइटन फिर से आपके वर्निकुलर प्रोसेक्ट लाते हैं, लेकिन वो हम वाइस ऑफ इंडिया में देखेंगे। लेकिन अभी किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लिबरेटर ऑफ प्रेस, तो वो कौन से आपके चार्ल्स मैटकेफ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हु प्रोहिबिटेड द फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब ये रिसेंटली देखा गया कि JKSSB का जो पटवारी पेपर था उसमें ये पूछा गया था। अब कह रहा है कि वो कौन से गवर्नर जनरल है जिन्होंने प्रोहिबिट किया किसको, फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स सिंपली डिलिबरेट, जब डिलिबरेट किलिंग होगी ना किन की, न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड की, न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड की, वो होती है आपकी फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसी को कहते हैं। देखो क्या होता था इंडिया में, अक्सर देखा गया ये कि इस दौर में जो मेल चाइल्ड्स होते थे ना, न्यू बॉर्न मेल चाइल्ड्स, उनको प्रेफरेंस दी जाती थी एज कम्पेयर टू न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड्स। तो यही रीज़न था कि जो फीमेल न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड्स होते थे उनकी हत्या की जाती थी। तो इस सिलसिले में क्या होता है, आपका कौन सा गवर्नर जनरल रहे है, कौन सा गवर्नर जनरल इंडिया के थे जिन्होंने क्या किया, इस फीमेल इन्फेंटिसाइड को क्या किया, प्रोहिबिट किया। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपका लॉर्ड एक्लैंड, ऑप्शंस में है आपका लॉर्ड एलन बोरो, ऑप्शंस में चार्ल्स मैटकेफ, ऑप्शंस में आपके हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉर्ड हेडिंग, और ये लॉर्ड हेडिंग फर्स्ट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा आपका लॉर्ड हेडिंग फर्स्ट, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि लॉर्ड हेडिंग एक ऐसी पर्सनालिटी थी, ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रोहिबिट किया किसको, फीमेल इन्फेंटिसाइड को। अब हम लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में भी जानेंगे, लॉर्ड एलन बोरो के भी बारे में जानेंगे, चार्ल्स मैटकेफ के बारे में ऑलरेडी हमने जाना कि इसको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। ठीक है ना, अब यहां एक एक करके इनको जानेंगे। सबसे पहले लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में जानेंगे। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड भाई साहब जो थे ना, ये भाई साहब ये फर्स्ट ऐसे गवर्नर जनरल रहे जब यहाँ पे वार चल रहा था ना किन के बीच, यानी जब अंग्रेजों और अफगानिस्तान का वार चल रहा था ना, तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड ऑकलैंड ही थी। ठीक है, तो ब्रिटिश को वहां पे डिफीट मिली, वहाँ पे दोस्त मोहम्मद जो थे वो रूलर थे अफगानिस्तान के, तो दोस्त मोहम्मद ने इनको डिफीट दी थी। और यहाँ से इन्होंने एक ट्रीटी भी की थी लॉर्ड ऑकलैंड, उसके लिए माने जाते हैं ट्रीटी विद 6 एंड अमीराज ऑफ सिंध, उसके लिए लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड एलन बोरो के बारे में। देखो ये है आपके दूसरी पर्सनालिटी या दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो क्या करते हैं, ये विड्रा करते हैं ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। देखो लॉर्ड ऑकलैंड जब थे ना गवर्नर जनरल इंडिया के, तो उस टाइम क्या हुआ था, इंडिया इस टाइम जो हुआ था ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच में एक वार हुआ था जिसमें ब्रिटिश को डिफीट मिलती है अफगानिस्तान से। फिर क्या करते हैं, लॉर्ड एलन बोरो उसके बाद आते हैं, तो ये ट्रूप्स को क्या बोलते हैं कि आप वापस आ जाओ, कहाँ से, अफगानिस्तान से। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये पाया था पटवारी में, ये बिल्कुल ऐसे ही आया था। देखो स्लेवरी किसने खत्म की, लॉर्ड एलनबर्ग ने की। अब लॉर्ड एलनबर्ग अगर देखेंगे ना, लॉर्ड एलनबर्ग, पहले लॉर्ड एलनबर्ग आते हैं, फिर आपके लॉर्ड हेडिंग आते हैं। लॉर्ड हेडिंग मैंने अभी क्या बोला, फीमेल इन्फेंटिसाइड ऐसी क्रोनोलॉजिकल आर्ट में आया था, बिल्कुल JKSSB पटवारी में आपका आया था। तो देखो क्या हुआ था, जब आपके पहले स्लेवरी सिस्टम जो था वो किसने खत्म किया था, लॉर्ड एलनबर्ग ने खत्म किया था। और एक इंपॉर्टेंट लॉर्ड एलनबर्ग के बारे में कि जो लॉटरीज जो थी ना इसने प्रोहिबिट की, यानी यूजिंग लॉटरीज टू रेज द मनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंसी यहाँ पे थी, तो उनके लिए जो मनी रेज करना, तो वो प्रोहिबिट किसने किया था यहाँ पे कि प्रोहिबिटेड यूज ऑफ लॉटरीज का यूज नहीं किया जाएगा, तो वो आपके लॉर्ड एलनबर्ग ने किया था। अब यहाँ पे लॉर्ड हेडिंग आते, अभी लॉर्ड हेडिंग के बारे में हमने क्या जाना, लॉर्ड हेडिंग के बारे में अभी हमने ये जाना कि ही प्रोहिबिटेड व्हाट, ही प्रोहिबिटेड द फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब यहाँ से लॉर्ड एलनबर्ग पहले आते हैं, फिर उसके बाद लॉर्ड हेडिंग आते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड एलनबर्ग क्या करते हैं, लॉर्ड एलनबर्ग अबॉलिश करते हैं स्लेवरी। ठीक है, और लॉर्ड हेडिंग क्या करते हैं, ये आपके जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है ना उसको प्रोहिबिट करते हैं। और साथ ही साथ ये भी ट्रीटी करते हैं किन के साथ, एंग्लो सिख ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसको कहा जाता है, वो लॉर्ड हेडिंग के दौर में होती है। ठीक है, तो ये हमने जाना, चाहे हम लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में ये हमने लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में जाना कि लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, फिर लॉर्ड एलन बोरो के बारे में और लॉर्ड हेडिंग के बारे में हमने जाना। हम आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है या बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि किसने इंट्रोड्यूस की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेस्ले, ऑप्शन है आपका लॉर्ड एलन बोरो, ऑप्शन है आपका लॉर्ड चार्ल्स मैटकेफ, ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया है, वो है आपके लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, लॉर्ड वेस्ले के बारे में, तो लॉर्ड वेस्ले ने क्या किया था, उसने आपके लिए लाई
थी कौन सी पॉलिसी, सब्सिडरी एलायंस। सब्सिडरी एलायंस यानी यहाँ पे क्या होता था कि इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन बदले में उनको क्या करने की, ब्रिटिश आर्मी जो है उनकी प्रोटेक्शन, यानी ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना होगा। तो इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा एज पर किस पॉलिसी, सब्सिडरी एलायंस के हिसाब से इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन बदले में इंडियन रूलर्स जो है वो क्या करेंगी, वो जो भी खर्चा लगेगा ब्रिटिश आर्मी पे या मेंटेनेंस पे, तो वो कौन उठाएगा, इंडियन रूलर्स। वही था आपका सब्सिडरी एलायंस। तो उसमें पहले कौन आता है आपका, निजाम ऑफ हैदराबाद आता था ना, उन्होंने साइन किया था, निजाम जो हैदराबाद के, उन्होंने पहले जो है सब्सिडरी एलायंस जो है साइन की थी। अब फिर है आपके लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के बारे में हमने जाना कि यही थे, इसने क्या किया था, ट्रूप्स अफगानिस्तान से वापस लाए थे, और साथ ही साथ एलनबरो ने एक और चीज़ किया था कि स्लेवरी को ख़त्म किया था, है ना। और साथ ही साथ उसने क्या किया था कि जो लॉटरीज का यूज़ करना टू रेज मनी फॉर चाहे दिल्ली, मुंबई या कोलकाता के लिए, तो वो भी इसने खत्म किया था, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स मैडकैफी, जिसको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। अब लॉर्ड डलहौजी किसके लिए फेमस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है ये समझेंगे, और डलहौजी गवर्नर जनरल जो रहे इसके बारे में जानेंगे थ्रू अ सुपर कंटेंट। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या, मैं समझाता हूँ। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, अच्छे से समझ लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था आपका, बेसिकली एक पॉलिसी थी जो किसने लाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी, जो गवर्नर जनरल थी। तो 1848 में लाते हैं। जब ये पॉलिसी लाई जाती है ना डलहौजी के द्वारा, डलहौजी, तो 1848 में लाते हैं आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता था, फिर अगर कोई इसका वारिसदार नहीं होता था, यानी कोई मेल वारिसदार नहीं होता था इसका अपना, यानी इसका कोई मेल वारिसदार नहीं होता था, तो फिर जिस टेरिटरी पे रूलर अभी तक रूल कर रहे थे ना, वो उसको ऑटोमेटिकली एनेक्स कौन करेगा, उसको ऑटोमेटिकली एनेक्स करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। यानी नो डाउट अगर वो कोई अडॉप्टेड सन लेता था ना, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं मानती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती कि नॉट एक्सेप्टेड एज अ लीगल हियर, कि जो अडॉप्टेड सन है उसको हम लीगल हियर एज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही आपका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता था सपोज, फिर अगर उसका कोई मेल वारिसदार होता, अगर उसका कोई मेल वारिसदार नहीं होता था, तो जिस टेरिटरी पे ये इंडियन रूलर रूल करता था ना, अब उस पर रूल कौन करेगा, उस पर आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रूल करेगी। यही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नो डाउट अगर ये इंडियन रूलर कोई अडॉप्टेड सन भी लेता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। वही है ना, यानी रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट विच गवर्नर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ब्रिटिश डज नॉट हैव अ लीगल मेयर हियर, देन द स्टेट विल बी एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश। यानी अगर कोई प्रिंसली स्टेट का कोई रूलर होता था, फिर उस पर क्या होता था, अगर उसका कोई लीगल मेल हियर नहीं होता था, यानी उसका कोई वारिसदार नहीं होता था, तो फिर ऑटोमेटिकली वो स्टेट जो था वो कौन एनेक्स करता था, यहाँ पे ब्रिटिश, ठीक है ना। अडॉप्टेड सन उनको लीगल हियर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इसी सिलसिले में क्या होता है, बहुत सारी स्टेट्स जो थे उन पे क्या किया था, यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन पे जो है वो एनेक्स कर लिए। और सबसे पहले आता है आपका सतारा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आता है, सतारा 1748 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले किस स्टेट पे मतलब किस स्टेट को एनेक्स करती है एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आता है आपका सतारा, ठीक है। दूसरा कौन सा, जयपुर, फिर है संबलपुर, फिर है बागत, फिर है उदयपुर, फिर है झांसी, फिर है नागपुर, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन पे कब्जा किया, अपने अंडर लिया, क्योंकि इनके जो रूलर्स थे वो मार गए थे विदाउट अ मेल हियर, ठीक है। तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। यहाँ पे जानेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो कि आपके गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेकर 1856 तक। तो डलहौजी क्या करते हैं, सबसे पहले आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने समझा कि अगर कोई भी इंडियन रूलर जो होता था वो मर जाता विदाउट लीगल मेल हियर, तो उसकी जो टेरिटरी थी वो ऑटोमेटिकली एनेक्स कौन करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से पहला कौन सा स्टेट था आपका सतारा। कब, 1848 में सतारा जो है उसको एनेक्स करते हैं कौन, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। और यंगेस्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ये देखो ये यंग लग रहे हैं ना, शक्ल से यंग लग रहे हैं, तो आपके जो यंगेस्ट गवर्नर जनरल है वो है आपके लॉर्ड डलहौजी। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो फादर ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ्स इन इंडिया। अगर हम देखेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई, 1853 में ही बिछाई गई ना। हाँ, मुंबई तो आप कमेंट्स में लिखना कहाँ से, मुंबई तो थाने, मुंबई से कहाँ, वो आप लिखना, ठीक है। तो पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ। किसको, यहाँ पे आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को। और इसको कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहा जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न, यानी मॉडर्न इंडिया की शुरुआत किससे होती, इसी डलहौजी से, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है। हाँ, विडो रिमैरेज एक्ट। अब ये क्या करता है, विडो रिमैरेज एक्ट। पहले क्या होता था, देखो यहाँ पहले सती सिस्टम था। पहले कोई भी औरत अगर होती थी तो उसका शौहर जो होता था वो मर जाता था, तो फिर सती सिस्टम को ख़त्म किया आपके विलियम बेंटिक ने। हाँ, वो आपने जाना कब ख़त्म किया, 1829 में। फिर अब इसने और क्या किया, इसने किया विडो रिमैरेज एक्ट। विडो रिमैरेज एक्ट मतलब होती कि अगर कोई भी
ऐसी औरत होती थी जिसका कोई शौहर गुजरता था, तो इसको एलो नहीं किया जाता था कि वो शादी करेगी, लेकिन इसने कहा नहीं वो कर सकती है, तो इसीलिए इसने एक्ट बनाया विडोर मैरिज एक्ट। ठीक है, हाँ, वर्निक्यूलर स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन किए गए, किसने किसने ओपन किए? इसी लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि इसीलिए इसको कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब पंजाब को इसने अनेक्ट किया, वुड्स डिस्पैच। अब वुड्स एजुकेशन डिस्पैच इसी के वक्त में 1858 में ही हुआ था। तो वो किसके लिए था वुड्स डिस्पैच? वो था फॉर एजुकेशन सेक्टर के लिए था। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ ये मान लीजिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यहाँ पे पहली बार खोला गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और वो किसने खोला? वो खोला आपके लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्या आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि पहला डॉक्टर ऑफ लैब्स, ठीक है, दूसरा यंगेस्ट गवर्नर यही रही कि रेलवे, फादर ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ यही है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया यही है, आपकी विडो मैरिज एक्ट लाया इसी ने। हाँ, वर्निक्यूलर स्कूल्स कॉलेज को इसने ओपन किया, यानी ओपनिंग ऑफ वर्निक्यूलर स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, और साथ ही साथ वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, हाँ, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसने एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये थे आपके गवर्नर जनरल कौन से? लॉर्ड डलहौजी। आगे जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। देखो क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होता है ना, वो ट्रांसफर करता है पावर्स किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और कहाँ ट्रांसफर करता है? ब्रिटिश क्राउन। कब? अब ये कब करता है? इंपॉर्टेंट है ना, यह है कि यहाँ पे इसका मतलब होता है सिंपली कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होता है वो ट्रांसफर करता है पावर्स किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। कहाँ पे करता है? ब्रिटिश क्राउन। अब ऑप्शंस में 1856, ऑप्शंस में 1858, 1854, ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव। अगर हम देखेंगे ना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अब क्या होता है, कैसे ये पावर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, ये हम जानेंगे थ्रू और सुपर। देखो यहां से हम जानेंगे, देखो क्या होता है, जैसे ये रिवोल्ट होता है ना 1857, जब रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट खत्म होता है ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज रियलाइज करती है, ऑब्जर्व करती है, वो कहती है मिस मैनेजमेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहती है? मिस मैनेजमेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुई थी ना, वो हुई थी इसलिए स्टार्ट क्योंकि वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स जो बैठी थी ना, उन्होंने ही ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे एक चीज रियलाइज करती है, कहती है कि ये मिस मैनेज रही है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो डिसाइड करते हैं हम एक रिप्रेजेंटेटिव हेड बनाएंगे जो कि क्या देखेगा? जो कि गवर्नेंस देखेगा कहाँ पे? इंडिया में। तो इसी सिलसिले में वो एक एक्ट लाते हैं जिस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858। जिस एक्ट का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या कहा जाता है? गुड गवर्नेंस एक्ट। अब ये जो एक्ट लाया जाता है ना, तो इस एक्ट से क्या होता है? सबसे पहले एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहां पे एंड होगा। किसका? अब यहां से रूल पहले क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी ना, लेकिन 1858 में जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो रिवोल्ट हुआ था ये इसकी नाकामी की वजह से हुआ। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी की नाकामी वजह से हुआ, तो वो क्या कहते हैं? अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी इंडिया को, यानी खत्म, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया अब खत्म। यहाँ पे अब कौन करेगा? अब यहाँ पे होता है डायरेक्ट रूल। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करेगी इंडिया पे। ठीक है, हाँ, तो यहां पे इसी सिलसिले में दो ऑफिस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एक तो होता है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और दूसरा होता है आपका वाइसरॉय, यानी यहां से आपकी वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है उसकी शुरुआत होती है। कब से? 1858 से। जब आपका क्या आता है? जब आपका कौन सा एक्ट आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। दो ऑफिस क्रिएट होते हैं ना, एक तो होता है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं ना, अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे एक लिंक बनेगी। लिंक क्या बनेगी? वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है होगी ना, उसके बीच में एक कम्युनिकेशन रहेगी, वही आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और यहां पे इंडिया में कौन रहेगा? इंडिया में रहेगा वाइसरॉय, वहां पे रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इनके बीच में कौन रहेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ठीक है ना, तो इसीलिए फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाया जाता है? वो बनाया जाता है लॉर्ड स्टैनली को। ये आता है एग्जाम में। ये पहला कौन सा फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाया गया? तो वो कौन है? आपके लॉर्ड स्टैनली। वाइसरॉय ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? वो बनाया लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, तो ये आपने जाना। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन यहां पे सिंपली कह रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ट्रांसफर किए किसके पावर्स? ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ब्रिटिश क्राउन। तो वो कब है? 1858 में क्या होता है? आपका गुड गवर्नेंस एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 लाया जाता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? आपके ऑप्शंस में लॉर्ड डलहौजी, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और आपके ऑप्शंस में लॉर्ड कॉर्नवेल। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे ना, वो है आपके लॉर्ड कॉर्नवेल, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? आपके लॉर्ड कॉर्नवेल। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वो भी है लॉर्ड, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवेल जो होते हैं लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वाइसरॉय फिर यही बनते हैं।
अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी कौन है, जिसने आपकी लाई थी कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, ठीक है। लॉर्ड डलहाउस कौन से, जो है आपके मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। लॉर्ड डलहाउस कौन से, ये है आपके फादर ऑफ इंडियन रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखें वेरिंग हेस्टिंग्स कौन है, वेरिंग हेस्टिंग्स आपके जो है फर्स्ट क्या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वेरिंग हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर है विलियम बेंटिक क्या है, ये है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड कॉर्नवेल क्या है, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम और जानेंगे इस फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कॉर्नवेल के बारे में थ्रू ओवर सुपर कॉन्टेंट। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारे लॉर्ड कॉर्नवेल, ये भाई साहब अब यूनिफॉर्म देख रहे हो ना, नहीं है ना, इसलिए ये बन गए आपके नए वाइस रॉय। अब ये होते हैं फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करेंगे, ये है आपके फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, ये लाते हैं आपके इंडियन पुलिस एक्ट जो 1860 में बना है ना, इंडियन पुलिस एक्ट 1860 में जो बना है ना, वो कौन बनाते हैं, वो आपके यही लाते हैं। तो उससे जो इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें रिफॉर्म्स लाते हैं। इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी रिफॉर्म्स है ना, ये देन किसकी है, ये इसी लॉर्ड कैनिंग की देन है, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट आईपीसी, पहले आपका आईपीसी होता था, लेकिन आईपीसी अब चेंज हो गया। अब आईपीसी किसने लाया था, वो भी लॉर्ड कॉर्नवेल ने लॉर्ड कैनिंग ने आपका लाया था। अब यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग करते हैं विड्रॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखा गया कि जब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाई थी ना, फिर रिवोल्ट ऑफ 1850 स्टार्ट जो हुई थी ना, उसका मेन रीज़न यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था, एक रीजन्स में से, एक काज में से। तो उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटाया जाता है, इसको विड्रा किया जाता है। विड्रा कौन करते हैं, आपके लॉर्ड कैनिंग। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास, वहाँ पे एस्टैब्लिश की जाती है, और कौन करता है, आपके लॉर्ड कैनिंग। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स। देखो अगर आप देखोगे ना, इनकम टैक्स अभी पाओगे 1961, यानी इंडियन इनकम टैक्स है 1961। लेकिन पहली बार जब इनकम टैक्स लाया गया था ना, यानी इनकम टैक्स जब लाया गया था, वो कब लाया गया था, या यूं कहे लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ा, वो कब देना पड़ा, लॉर्ड कैनिंग के वक्त में। क्योंकि जब देखा गया रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद देखा गया कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खस्त हुई थी, तो इसीलिए इनकम टैक्स लागू किया गया था। क्योंकि आप लोगों को पता है फर्स्ट बजट किसने लाया था, फर्स्ट बजट जो है वो है जेम्स विल्सन ने। तो वही जेम्स विल्सन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, किसके दौर में, लॉर्ड कैनिंग के दौर में। हाँ, और साथ ही साथ हाई कोर्ट्स आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं बल्कि हाई कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश किए, कहाँ पे, 3 प्रेसिडेंसीज में, कहाँ, कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। यानी कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास में क्या किया जाता है, एक तो यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की जाती है और हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जाती है। और एक इंपॉर्टेंट इंडिको डिस्प्यूट आता है, ये क्या एसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिको डिस्प्यूट कब हुआ है। इंडिको डिस्प्यूट जो हुआ था वो आपका हुआ है 1859 में, और ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। क्यों हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फोर्स कर रही थी बंगाल में जो इंडिको प्लांटर्स थे ना, या इंडिको जो प्लांट करते, जो ग्रो करते, उनको फोर्स कर रहे थे कि आप इंडिको ग्रो कीजिए हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उन लोगों ने क्या किया, बंगाल में जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ पे जो इंडिको को ग्रो कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे जो है उन्होंने आवाज़ उठाई, तो वहाँ से एक डिस्प्यूट हुआ। तो डिस्प्यूट का नाम पड़ा इंडिको डिस्प्यूट। कहाँ हुआ था, बंगाल में आपका 1859 में। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हु सप्रेस्ड द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट को किसने सप्रेस किया। अब ऑप्शंस में आपके लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मायो, ठीक है। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, तो वो है आपके लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं वहाबी मूवमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। अब यहां पे जानेंगे इस लॉर्ड एल्गिन के बारे में। देखो लॉर्ड एल्गिन जो थे ये आपके सेकंड वाइस रॉय थे, यानी लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वाइस रॉय होते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग के बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, ठीक है। अब लॉर्ड एल्गिन का जो पीरियड रहता है 1862 से लेकर 1863, यानी एक ही साल। अब यहाँ पे देखेंगे क्यों। सबसे पहले ये क्या करते हैं, वहाबी मूवमेंट को सप्रेस करते हैं। वहाबी मूवमेंट क्या होती है, वहाबी मूवमेंट को फाउंड करते हैं सईद अहमद बरेली। देखो वहाबी मूवमेंट जो है वो देखा गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो थी ना, उसकी शुरुआत अगर हम देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है वहाँ पे मुस्लिम्स की। तो मुस्लिम्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, वहाबी मूवमेंट, और उन्होंने डिक्लेयर किया था जहाद। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ना, उन्होंने डिक्लेयर किया था जहाद अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। तो अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने देखा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इस वहाबी मूवमेंट का बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 में, तो उन्होंने इसको सप्रेस किया था, ठीक है। वो सप्रेस कौन करते हैं, लॉर्ड एल्गिन करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड एल्गिन की प्रीमैचुअर डेथ होती है। अब प्रीमैचुअर डेथ होती है कैसे, कहा जाता है कि ये पहाड़ पे चढ़ेगी और वहाँ पे उसकी मौत होती है। तो एक ही साल रहे आपके लॉर्ड एल्गिन 1862 से लेकर 1863। तो फिर एक्टिंग वाइस रॉय आपके रही थे यहाँ पे चार्ल्स नेपर, एक्टिंग एज अ वाइस रॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हु इज नोन फॉर द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा मानिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है किसके लिए पॉलिसी ऑफ अ मास्टरली इनएक्टिव। आपके ऑप्शंस में लॉर्ड एल्गिन सेकंड, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड मायो, और आपके ऑप्शंस में लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस। आप बताइए किसको कहा जाता है हु इज नोन फॉर द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे ना, मैंने हर एक,
चाहे गवर्नर जनरल पे, चाहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ वाइस रॉय, उन पे लेक्चर जो है ऑलरेडी जो है अपलोड किए हुए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो मास्टरली इनएक्टिव इस पॉलिसी के लिए कौन से फेमस थे आपके? तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो थे ये माने जाते थे फॉर द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। अब ये सर जॉन लॉरेंस कौन थे, इसके बारे में हम जानेंगे थ्रू और सुपर कॉन्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ये है मेरे मानने, ये है सुपर इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग हुज टेन्योर द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872। आपको पता होगा इंडिया में जो पहली बार सेंसस किया गया ना वो 1872 में किया गया, पहली बार। ठीक है, अब वो कौन से वाइस रॉय थे जिसके दौर में पहला सेंसस किया गया इंडिया में? ऑप्शंस में लॉर्ड लाइटन, ऑप्शंस में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शंस में आपका लॉर्ड मायो और ऑप्शंस में आपका सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस तो हमने पढ़ा, ये आएगा ही नहीं। नॉर्थब्रुक ये भी आएगा ही नहीं। लॉर्ड लाइटन ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। यानी अगर हम बात करेंगे कि पहला सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट किया गया ना 1872 में, वो किसने कंडक्ट किया? वो लॉर्ड मायो ने किया। अब हम जानेंगे लॉर्ड मायो के बारे में थ्रू अवर सुपर कॉन्टेंट। हाँ, यहाँ पे जानेंगे, ये है हमारे लॉर्ड मायो। अब लॉर्ड मायो के बारे में हम जानेंगे। देखो, लॉर्ड मायो के बारे में सबसे पहले ये बात कि फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट किया गया था ना वो इसी के दौर में किया गया था। दूसरी बात कि पहले वाइस रॉय जो मरे थे ऑफिस में, जिसका मर्डर हुआ था ऑफिस में, वो हुआ था इस बेचारे का, इस मासूम बेचारे का। कहाँ पे? ऑफिस में। इसको क्या कहते हैं? लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो का क्या हुआ था? कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था ऑफिस में। इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स जो है ना वो एस्टेब्लिश किया गया किसके दौर में? लॉर्ड मायो के दौर में। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल सर्वे यानी इंडिया की स्टैटिस्टिकल सर्वे जो है ना वो कब हुई? इसी लॉर्ड मायो के दौर में। और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी इसी के दौर में हुई थी। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हु पास्ड द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। हमें बताना है कि इन वाइसरॉयज में से किसने इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है पास किया। आपके ऑप्शंस में लॉर्ड लाइटन, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड मायो और आपके ऑप्शंस में लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो ये मास्टरली इनएक्टिव के लिए फेमस है। लॉर्ड मायो की बात करेंगे तो इसने तो एक तो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया, साथ ही साथ इसने क्या किया था? लॉर्ड मायो ने क्या किया था? लॉर्ड मायो पहले ऐसे वाइसरॉय जो जिसका कत्ल हुआ था ऑफिस में। और लॉर्ड मायो के बारे में और एक अगर हम देखेंगे, एग्रीकल्चर हाँ और कॉमर्स डिपार्टमेंट इसी ने एस्टैब्लिश किया। और स्टैटिस्टिकल सर्वे जो इंडिया की वो इसी के दौर में हुई थी। ठीक है ना। और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मायो के दौर में हुई थी, अभी हमने जाना ही। तो अब यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड लाइटन और लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो होते हैं ना ये पास करते हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे इस लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। देखो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है ये माने जाते हैं इसके दौर में कुका मूवमेंट हुई थी। और कुका मूवमेंट हुई थी 1872 में। याद रख लेना कि एसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कुका मूवमेंट किसके दौर में हुई थी? जैसे मैंने इंडिको डिस्प्यूट बोला था 1859 में बंगाल में हुआ था, तो किसके दौर में वो मैंने बोला। ठीक है ना। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएसबी बिल्कुल ना आप ये अच्छे से नोट, मतलब ना मेरा ये मानना, आप एक बार इनको रिवाइज कीजिए ना, एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, फिर रिवाइज कीजिए, फिर नोट्स बनाइए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ ना, पूरा गूगल निकालिए, कहीं पे सारे वीडियोस देखिए, कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, देखो अब कुका मूवमेंट की बात करते हैं। कुका मूवमेंट जो है ना ये हुई थी शुरुआत इसकी पंजाब में। इसने बलक सिंह ने की थी कुका मूवमेंट ने। अब क्यों हुई थी मैं समझाता हूँ। देखो, बलक सिंह ने इसलिए कुका मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसने कहा था ये की थी अगेंस्ट मुस्लिम्स। अब ऑन मुस्लिम्स के खिलाफ जो काउस को क्या करते थे? मारते थे। लेकिन यहाँ पे जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के अंग्रेज थे, अंग्रेज अलो करते थे कि आप जो है काउस को मार सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे सिख बरादरी के भाई थे, कुका मूवमेंट जो जिन्होंने स्टार्ट की थी पंजाब में, बलक सिंह ने स्टार्ट की थी, वो कह रहे नहीं काउ को मारना जो है हराम है। ठीक है, काउ को आप नहीं मार सकते हो, हराम नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आप एज पर इस्लामिक रिलीजन हलाल है। तो उन्होंने कहा कि आप इस काउ को, गाय जो है गाय हमारी माता है, तो आप इसको मार नहीं सकते हो। ठीक है, तो काउ मीट जो है वो कह रहे थे कि इसी के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया था, वो अगेंस्ट मुस्लिम्स जो है लड़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 कुका लीडर्स को हैंग, फांसी पे लटकाया था। ठीक है, इन ऑर्डर टू कर्व दिस मूवमेंट, कौन सी? कुका मूवमेंट को कर्व करने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कुका मूवमेंट क्या थी, किसने स्टार्ट की थी? भलक सिंह ने स्टार्ट की। कहाँ पे स्टार्ट की थी? पंजाब में स्टार्ट की। किन के खिलाफ थी? ये आ सकता है। कब की स्टार्ट? 1872 में। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो एबॉलिशन ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स आपको पता लॉर्ड कैनिंग ने किया। मैंने अभी बोला लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स। यहाँ पे मैंने ये भी बोला कि इनकम टैक्स अगर आप इंडिया का देखोगे ना तो वो है 1961 इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन पहली बार इनकम टैक्स लागू किया गया था वो किसके दौर में? लॉर्ड कैनिंग के दौर में। लेकिन अब इसको खत्म कौन करता है, एबॉलिश कौन करता है इनकम टैक्स एक्ट को? वो आपके यही लॉर्ड नॉर्थब्रुक खत्म करते हैं। हाँ, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ही पास किया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु पास्ड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। हु पास्ड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया? आपके ऑप्शंस में लॉर्ड लाइटन, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड मायो और आपके ऑप्शंस में सर जॉन लॉरेंस।
तो सर जॉन लॉरेंस तो आएगा नहीं। सर जॉन लॉरेंस किसके लिए फेमस है? मास्टरली इनएक्टिव के लिए। लॉर्ड मायो फर्स्ट सेंसस के लिए और मर्डर हुए थे, इसका हुआ था। हाँ, सिर्फ एक साल रहे थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक किसके लिए? अभी देखा हमने, कुका मूवमेंट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ठीक है, अब फिर कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। यानी लॉर्ड लाइटन क्या करते हैं? लॉर्ड लाइटन भाई साहब जो है होते हैं, ये वायसरॉय जो होते हैं, ये आपके वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। अब ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था और लॉर्ड लाइटन की कंट्रीब्यूशन क्या रही है, हम सब कुछ जानेंगे थ्रू अवर सुपर कॉन्टेंट। आप देखो इस भाई साहब को जरा गौर से देखो, ये है आपके लॉर्ड लाइटन। ठीक है, अब लॉर्ड लाइटन को कभी भूलना नहीं। ठीक है, और मैं भी नहीं भूलता हूँ। क्यों? देखो कैसे क्यों नहीं भूलता हूँ। सबसे पहले लॉर्ड लाइटन की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है, और क्यों रही है आप देख लेते। देखो लॉर्ड लाइटन का दौर था और यहाँ पे पहली बार दिल्ली दरबार जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। लॉर्ड लाइटन का दौर होता है और दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है टू कमेमोरेट किसको? क्वीन को। अब क्वीन विक्टोरिया को देखो क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया जो है उसके कमेमोरेशन में, यानी उसको बनाया जाता है कैसर हिंद। कैसर हिंद मतलब होता है क्वीन ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो इस सिलसिले में एक दरबार हेल्ड होता है दिल्ली में, जिसको दिल्ली दरबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली दरबार कहा जाता है। तो वो इसी के दौर में हुआ था। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये आप याद रख लीजिए, ये एग्जाम में आता ही आता है। 80-70 है, याद रख लीजिए। पहली बार आर्म्स एक्ट लाया गया और लॉर्ड लाइटन ने लाया। लॉर्ड लाइटन ने लाया कि आर्म्स एक्ट क्या था कि मैंडेटरी रखा गया कि जो भी इंडियंस चाहेंगे ना कि हम अपने पास जो है आर्म्स रखेंगे, वेपन्स रखेंगे, इसके लिए इनको पहले लाइसेंस लानी पड़ेगी। वो लाइसेंस कहाँ से लाएंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाएंगे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी है इनको लाइसेंस देगी, इनको थोड़ी है, उनको थोड़ी है कि उनको लाइसेंस देगी। ठीक है, अब ये है आपका इंडियन आर्म्स एक्ट। अब आर्म्स एक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एक्ट लाया किसने? पहले लॉर्ड लाइटन ने लाया, इस भाई साहब ने लाया। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ ना कि मैं इसको याद रखता हूँ। लॉर्ड लाइटन ने लाया। लॉर्ड लाइटन ने क्या लाया? पहला आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स एक्ट के हिसाब से अब क्या था, अब ये मैंडेटरी था कि जो भी चाहे कि मैं अपने पास जो है वेपन्स रखूँ आर्म्स, उसके लिए उसको लाइसेंस लानी पड़ेगी। लाइसेंस कहाँ से लाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाएगा। ठीक, हाँ। और एक इंपॉर्टेंट, हाँ, ग्रेट फेमाइन ऑफ 1878, यानी पहली बार फेमाइन कमीशन जो है ना वो अपॉइंट किया गया, और इसके जो आपके रहे थे हेड, वो रहे थे रिचर्ड स्टार्ची। तो वो भी किस दौर में? इसी लॉर्ड लाइटन के दौर में। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट देखो। अब मिनिमम एज जो है ना सिविल सर्विस की, उसको कम किया गया था। पहले ये 21 था, उसको किया गया था 19। मुझे बताइए फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवेल को कहा जाता है। ठीक है ना, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब सिविल सर्विस की एज को कम किया जाता है 21 से 19। कौन करते हैं? आपके लॉर्ड लाइटन। ये देखो, अब देखो वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्निकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली एक प्रेस एक्ट लाया गया था, लॉर्ड लाइटन ने लाया था। लॉर्ड लाइटन का मानना यह था कि जो भी वर्निकुलर लैंग्वेजेस में जो भी पब्लिश किया जाएगा ना, पहले उसकी मॉनिटरिंग होगी। क्या होगी? मॉनिटरिंग कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये हमारे खिलाफ नहीं है, तभी आप पब्लिश कर सकते हो। देखो वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्यों कहा जाता है? वर्निकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है इसको इसीलिए कि अगर आप कुछ भी पब्लिश करोगे ना, कुछ भी पब्लिश करोगे वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स में, वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, यानी वर्निकुलर लैंग्वेजेस में, वही है ना, वर्निकुलर लैंग्वेज में अगर आप कुछ भी पब्लिश करोगे तो उसके लिए पहले मॉनिटरिंग कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स में क्या किया गया था कि ब्रिटिश के खिलाफ लिखा गया था, ब्रिटिश के खिलाफ लिखा गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी है, ये ऐसी करती है, ऐसी जुल्म करती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम एक एक्ट लाएंगे। उन्होंने क्या लाया? उन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया। किसको? टू प्रिवेंट द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो लाते कौन है? आपके लॉर्ड लाइटन। तो लॉर्ड लाइटन आपने देखे 2 एक्ट्स लाते आपके, एक तो इंडियन आर्म्स एक्ट लाते और दूसरा कौन सा लाते? वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाते। इसलिए मैंने कहा कि ये आप याद रख दीजिए। ठीक है, याद रख दीजिए। अब जब ये एक्ट लाया गया तो अब कोई भी जो है वो ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट करता। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि नहीं जी इसमें तो ठीक, लेकिन इसमें हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिखा, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको क्या बोलता, उनको परमिट करता, नहीं आप करो पब्लिश, लेकिन वैसे पब्लिश नहीं किया जा सकता था। गॉट माई पॉइंट? तो आपने जाना कि लॉर्ड लाइटन को फिर से एक बार पढ़ी क्योंकि मजा है ना। हाँ देखो, लॉर्ड लाइटन पहली बार दरबार ऑर्गेनाइज किया, दिल्ली दरबार, इसी के दौर में। आर्म्स एक्ट जो मैंने कहा आपको, हाँ, फेमाइन कमीशन इसी के दौर में। मिनिमम एज सिविल सर्विस के लिए 21 से 18 कर दिया गया, और वर्निकुलर प्रेस एक्ट इसी के दौर में लाया गया। अब आगे जाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? आपके ऑप्शंस में लॉर्ड लाइटन, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड रिपन, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड मायो, और आपके ऑप्शंस में लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, किसको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब होता है पंचायत। तो अभी इसी फादर ऑफ पंचायत किसको कहा जाता है, या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन जो है इसको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम इस लॉर्ड रिपन के बारे में जानेंगे। और अब यहाँ पे देखिए, ये है आपके लॉर्ड रिपन। अब ये मासूम सा चेहरा लॉर्ड रिपन का है। अब सबसे पहले लॉर्ड रिपन जो है
इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इसको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, क्योंकि देखा गया जब यहाँ पे पंचायत राज इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो इसने रखा था पंचायत सिस्टम, पंचायत गवर्नमेंट अर्बन में और पंचायत गवर्नमेंट रूरल के लिए म्यूनसिपलिटीज़ रखी थी और अर्बन के लिए जो है पंचायत गवर्नमेंट रखा था। किसने? आपके लॉर्ड रिपन ने। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है वो रिपील किया गया या इसको करार दिया गया एज अ नल एंड वाइड। नल एंड वाइड किसने करार दिया? इसी मासूम चेहरे वाले ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अब लॉर्ड रिपन क्या करते हैं? आपके लॉर्ड लाइटन जो है, लॉर्ड लाइटन लाते हैं आपके दो एक्ट्स, इंडियन आर्म्स एक्ट और साथ ही साथ लाते हैं आपके वर्निकुलर प्रेस एक्ट। लेकिन लॉर्ड रिपन इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट को करार देते हैं क्या? रिपील करते हैं, यानी इसको कहते हैं कि ये नल एंड वाइड है। क्यों? क्योंकि ये मासूम था और इसको लगा कि इंडिया जो है, इंडिया के लोग जो वो मासूम है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो इसने इसको रिपील ही कर दिया। ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए इसकी कि फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है। और जब फर्स्ट फैक्ट्री जो है ना वो एस्टैब्लिश होती है इसी लॉर्ड रिपन के दौर में। और क्या कहता है? क्या है? एम टू बैन द चाइल्ड लेबर। अब ये कहता है कि चाइल्ड लेबर जो है ना, यानी बच्चा मजदूरी, उसको रोक दिया जाए। तो इस सिलसिले में एक एक्ट लाते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। अब ये कल आ सकता है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसने लाया था? किसने लाया था? आपके लॉर्ड रिपन ने लाया था। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रिपील किया? वो है आपके लॉर्ड रिपन ने। लाया किसने वर्निकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लाइटन ने। ठीक है। हाँ, हंटर कमीशन एजुकेशन की प्रोग्रेस को देखने के लिए इसे हंटर कमीशन जो है लाया। ये इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट कंट्रोवर्सी। देखो होता क्या, जब ये बिल लाई गई ना, ये बिल लाई गई, इसको कहा जाता है एल्बर्ट बिल। अब ये बिल लाई गई, इस बिल के तहत अब इंडियन जजेस जो होंगे ना, वो सुन सकेंगे कौन से केसेस जहां पे यूरोपियंस इन्वॉल्व होंगे। देखो पहले क्या होता था, अब यूरोपियंस जो थे वो करते थे जुर्म, और उनके लिए जज कौन थे? वो यूरोपियंस ही थे। तो उनको क्या कर देते, अगर वो इन केस एक्यूज्ड भी होते थे तो उनको वो फ्री कर देते। लेकिन यहाँ पे अब इसने कहा नहीं, अब इसने कहा नहीं कि यूरोपियंस जो होते थे, जो एक्यूज्ड होते हैं यूरोपियंस, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बिल पास की। बिल का नाम क्या है? एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल। तो इस हिसाब से क्या होगा, अब जो यूरोपियंस इन्वॉल्व होंगे किसी भी क्राइम में, तो अब जज कौन होंगे? जज होंगे इंडियंस, जो उनको वहाँ पे हेयर करेंगे, वहाँ पे सुनेंगे। ठीक है ना। वहाँ पे उनकी सुनवाई जो होगी वो किन अंडर होंगे? इंडियन जजेस की अंडर होगी। ठीक है ना। तो इससे कंट्रोवर्सी हुई और ब्रिटिश जो है इसके अपोजिट है। लेकिन ये बेचारा चेहरा मासूम वाला, इसने कहा कि नहीं, गलत हो रहा है। ठीक है। तो क्या लॉर्ड रिपन के बारे में आप जानोगे? लॉर्ड रिपन के बारे में आपने ये जाना कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, वर्निकुलर प्रेस एक्ट को इसने रिपील कर दिया। फर्स्ट फैक्ट्री इसके दौर में, हंटर्स कमीशन जो कि एजुकेशन प्रोग्रेस के लिए, वो भी इसी के दौर में आ गए। और एल्बर्ट बिल जो लाई, वो किसने लाई? आपके लॉर्ड रिपन ने लाई। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पहले इसको जान लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन। यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी ना, जो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब? इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी? 1902, 1903, 1904 या 1905। यानी बंगाल को क्या किया गया? डिवाइड किया गया था ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में। वो किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अब कह रहा है कि कब किया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, वो रहेगा ऑप्शन डी। 1905 में क्या होता है, जो आपका बंगाल होता है ना, उसको डिवाइड किया जाता है। और कौन कहते हैं? आपके लॉर्ड कर्जन। अब हम इसी लॉर्ड कर्जन के बारे में जानेंगे थ्रू ओवर सुपर कॉन्टेंट। यहाँ पे देखिए, ये है आपके भाई साहब लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं? देखो, लॉर्ड कर्जन का जो पीरियड था वो 1899 से लेकर 1905 में। सबसे पहले होता है डिवीजन ऑफ बंगाल, इसी के दौर में, इसी लॉर्ड कर्जन के दौर में। ये क्या करते हैं? सबसे पहले ये बंगाल को क्या करता है? बंगाल बेसिकली जो बंगाल आपका होता था ना, बंगाल ये पहले होता था आपका ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। आसाम भी बंगाल के साथ ही था, बिहार भी बंगाल के साथ ही था, वेस्ट बंगाल भी बिहार के साथ, उड़ीसा भी था बंगाल के साथ ही। और साथ ही साथ इसकी कैपिटल होती थी कलकत्ता। यानी बंगाल आपका जो होता था ना, वो ईस्ट वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है। अब क्या होता था, अब लॉर्ड कर्जन इसको डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। वो भी कब करता है? 1905 में। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 1905 में किया। किस में किया? ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में किया। ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट जो है ना, 1904 में लाया इसी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। हाँ, आपका जो सीआईडी डिपार्टमेंट है ना, वो किसने लाया? वो इसकी अगर हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट किसने की? वो लॉर्ड कर्जन ने ही की। और यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूजा बेसिकली बिहार में है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया, वो किया आपके लॉर्ड कर्जन ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश किया कब? लॉर्ड कर्जन के दौर में। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट्स। अब यहाँ पे एक्ट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि जो कंसेप्ट सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, ये किस एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया।
ठीक है। अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शंस में आपको मिलेगा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शंस में मिलेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शंस में मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1919, ऑप्शंस में मिलेगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ 1858 एक्ट ये आपने ऑलरेडी जाना, जिससे आपका वाइस रॉय जो है गवर्नर जनरल से वाइस रॉय, जो आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो होता है ना, इससे आपका जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है ना वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, अब हम और जानेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या बेसिकली, और किसने लागू किया ये, किसने इंट्रोड्यूस किया ये सेपरेट इलेक्टोरेट थ्रू और सुपर कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे आपके हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो होते हैं ना, अगर हम देखेंगे ना, मॉर्ली और मिंटो, मॉर्ली आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, क्या होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, और मिंटो होते हैं आपके वॉइस रॉय। ठीक है, अब ये दो मिल के क्या करते हैं, इनको कहा जाता है नून फॉर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, नून फॉर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कहते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे किनको, मुस्लिम्स को, मतलब देयर शुड बी अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को। ठीक है, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने इंटरेस्ट्स के लिए लड़ेंगे। ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके मॉर्ली मिंटो। तो इससे क्या होता है, ये डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड एंड पॉलिसी जो है ना वो गेम खेल रहे हैं आपके मॉर्ली मिंटो। तो इसीलिए ये फेमस है किसके लिए, इसी एक्ट में जब 1909 में जब ये एक्ट लाया गया ना, इस एक्ट को कहा जाता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें क्या किया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है मुस्लिम्स को। ठीक है, ठीक है, हाँ। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मुस्लिम लीग की शुरुआत होती है फिर 1906 में, वो भी किसके दौर में होती है, मिंटो के दौर में। और मिंटो के दौर में आपका कांग्रेस जो होता है ना वो स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में, कांग्रेस जो होता है वो स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स होता है आपका। ठीक है, हाँ। और स्वदेशी मूवमेंट, देखो जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट, वो आपकी होती है 1906 में, 1905 1906 में, और वो किसके दौर में होती है, आपकी लॉर्ड मिंटो के दौर में होती है। अब आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। देखो पहले क्या होती थी, पहले आपकी कैपिटल होती थी कलकत्ता। अब कलकत्ता को कैपिटल जो है कलकत्ता से लेके इसको शिफ्ट किया जाता है, और इसको शिफ्ट कहाँ पे किया जाता है, दिल्ली। अब यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा कि कौन करते हैं, कौन से वायसराय ऐसे थे जो क्या करते हैं, जो कैपिटल को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। आपके ऑप्शंस में लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड हैडिंग फर्स्ट, लॉर्ड हैडिंग सेकंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हैडिंग सेकंड। क्या करते हैं, ये आपकी कैपिटल को जो है उसको शिफ्ट करते हैं फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यानी अभी कैपिटल दिल्ली है ना, तो कलकत्ता तो शिफ्ट किसने किया था, लॉर्ड हैडिंग ने किया था। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम जानिए इस लॉर्ड हैडिंग के बारे में थ्रू सुपर। देखो यहाँ पे हम जानेंगे इस लॉर्ड हैडिंग के बारे में। लॉर्ड हैडिंग के बारे में सबसे पहले ये कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना, ये भी आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया, लॉर्ड कर्जन। लेकिन इसकी अनलमेंट होता है, मतलब इसको रिवोक कर रहे हैं, जो ये ऑर्डर है ना इसको रिवोक कर रहे हैं, इसको खत्म ही कर देना, इन्हें कंसिडर इट एज नल एंड वाइड। अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, इसको कंसिडर किया गया नल एंड वाइड। अब किसने की इसकी अनलमेंट, इसकी अनलमेंट की है लॉर्ड हैडिंग ने। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आता है कि अनलमेंट ऑफ बंगाल कब हुई है, पहले 1911 में हुई। ठीक, अब किसने डिक्लेयर किया इसको नल एंड वाइड, इसी लॉर्ड हैडिंग ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ट्रांसफर जो कैपिटल है ना, या शिफ्ट हम कह सकते हैं कि कैपिटल को शिफ्ट किया गया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली कब, 1912 में। अब कौन करते हैं, आपके लॉर्ड हैडिंग सेकंड। ठीक है, हाँ। इसी दौर में आपके गांधी जी भी आती है, गदर म्यूटिनी भी इसी दौर में होती है, और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी इसी दौर में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें मैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। देखो सबसे पहले रॉवलेट एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, ये है रॉवलेट एक्ट 1919 और गवर्नमेंट एक्ट 1919, यानी दोनों एक्ट, रॉवलेट एक्ट भी और 19। पहले मैं रॉवलेट एक्ट बता देता हूँ। रॉवलेट एक्ट को कहा जाता है ब्लैक एक्ट। क्या कहा जाता है, ब्लैक एक्ट। अब जब ये एक्ट लाया गया ना, रॉवलेट एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से किसी भी पर्सन को उठाया जा सकता था विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, यानी उसको जेल में बंद किया जा सकता था विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, उसको कहा जाता है रॉवलेट एक्ट। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, मेरे लेक्चर्स देखिए, उसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। रॉवलेट एक्ट 1990 में लाया, उसको कहा जाता है ब्लैक एक्ट। अब इस ब्लैक एक्ट के हिसाब से इसको कहा जाता है नो दलील नो वकील, ना दलील ना वकील। क्यों, क्योंकि बंदे को उठाया गया, उसको जेल में रखा गया 2 साल के लिए, यही था आपका रॉवलेट एक्ट। अब ये बंदे को उठाया गया, जेल में रखा गया 2 साल के लिए, ये आपका रॉवलेट एक्ट था। अब ये रॉवलेट एक्ट को कहा जाता है ब्लैक एक्ट, यानी द एक्ट, उस एक्ट के हिसाब से एनी पर्सन कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर 2 ईयर्स विदाउट ट्रायल, किसी को भी जेल हो सकती 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल। तो ये आपका रॉवलेट एक्ट। दूसरा होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990। अब दूसरा एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। गवर्नमेंट एक्ट 1919 जब आता है ना, तो यहाँ पे आपका आता है ड्यूअल, यहाँ पे आपकी दयार्ची आती है। क्या आती है, दयार्ची। और दयार्ची कहाँ पे, प्रोविजनल लेवल पे आपकी एस्टैब्लिश होती है। दयार्ची मीन्स 2 सिस्टम, यहाँ पे 2 सिस्टम दयार्ची। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि ये जो है चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या रॉवलेट एक्ट किसके दौर में, चम्सफोर्ड के दौर में। ठीक है, और दूसरा कह रहा है मोफला रेबलियन। अब मोफला रेबलियन जो है ये कम्युनल राइट था मुस्लिम पीजेंट्स, जो कहाँ पे, केरला में हुआ था।
कहाँ पे, जो एक कम्युनल राइट्स था मुस्लिम पीजेंट्स के दौरा जो है इसकी शुरुआत हुई थी केरला में। कह रहा है कि ये लॉर्ड रीडिंग के दौर में हुआ है। और फिर होता है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बेसिकली एक कमीशन था, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स थे जो थे वो थे बरतानिया के, ठीक है। और 7 मेंबर जो बरतानिया के थे ना, वो जब ये लाया गया था इसका मकसद था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स थे बरतानिया के। फिर यहाँ से जब ये इंडिया पहुंचता है ना, तो इंडिया में बोलता है गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, यानी गो बैक साइमन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था। इंडिया वाले बोल रहे यार आप तो साइमन कमीशन बना रहे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए लेकिन हमारा तो कोई इसमें है ही नहीं, तो इसको दफा करो यहाँ से। तो वो बोल रहे हैं गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है। तो इसी साइमन कमीशन अब ये कह रहा है कि ये लॉर्ड एरविन के दौर में हुआ है, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ से आपकी दायराची जो है यहाँ पे आई थी और यहाँ पे खत्म हुई थी, ठीक है। कह रहा है कि वो लॉर्ड वेलिंगटन के दौर में हुए थे। अगर हम देखेंगे ना तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट ए, यानी ए का ए आ जाएगा, बी का बी आ जाएगा, सी का सी आ जाएगा, डी का डी आ जाएगा। यानी रॉलेट एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौर में हुई थी। मोपला रेबलियन जो है लॉर्ड रीडिंग के दौर में हुए थे। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के दौर में होते और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉर्ड विलिंगटन के दौर में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन से है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन से हैं, आपके ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय रहे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। अब ऐसे आ सकता है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। वो कौन से वाइसरॉय रहे जिसका सबसे ज्यादा लंबा दौर था, जिसके सबसे ज्यादा टेन्योर था, वो कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। ये हमारे भाई साहब लॉर्ड लिनलिथगो। अब लॉर्ड लिनलिथगो किसके लिए फेमस है, पहले लॉन्गेस्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी 1936 से लेकर 1944 ऑलमोस्ट 8 साल से ज्यादा जो है इसका टेन्योर रहा है, किसका, आपके लॉर्ड लिनलिथगो का। और क्रिप्स मिशन इंडिया में आया इसी के दौर में, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। हाँ, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी 1942 में, जहां पे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मारो, ठीक है ना, वो भी इसी दौर में होता। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में, वो इसी के दौर में। अगस्त ऑफर लाया गया था, वो इसी के दौर में लाया गया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो। हाँ, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार इलेक्शंस किए गए और वो भी किसके दौर में, लॉर्ड लिनलिथ के दौर में किए गए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हु इज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। यानी पहला वाइसरॉय कौन सा था, आपका लॉर्ड कैनिंग, लेकिन लास्ट वाइसरॉय कौन है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया मतलब होता है जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो पहला गवर्नर जनरल, ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने, और वो थे आपके लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी तो आएगा नहीं, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो तो है ही नहीं, इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। मैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो लास्ट जो आपके वाइसरॉय थे ना, वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, और यही फिर बन जाते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट।